नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी कैफ़े में। आज हम अपने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास के जो वीडियो के सीरीज़ है, इसमें 1853 से आगे बढ़ते हुए अब आज 1858 के भारत शासन अधिनियम और इसके आगे भारत परिषद अधिनियम 1861 और 1892 का भारत परिषद अधिनियम, यहाँ तक इसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के शासन में हमने देखा कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो कि भारत पर ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का पहला प्रयास था। और फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में हम देखते हैं कि जो 1873 की कुछ गलतियां थीं, जो कुछ कमियां रह गई थीं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, जहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होता है, द्वैध शासन की शुरुआत होती है और इसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में जो है जो परिषद रहती है उसमें सदस्यों की संख्या घटा के 4 से 3 कर दी जाती है। और फिर आता है चार्टर अधिनियम 1793। जी हाँ, इसमें हम देखते हैं कि कंपनी के जो अधिकार रहते हैं उसे 20 वर्षों के लिए और भारत में बढ़ा दिया जाता है। साथ ही नियंत्रक मंडल के जो सदस्य होते हैं उनके राजस्व देने की शुरुआत होती है। भारतीय जो वेतन होता है वो भारतीय राजस्व से जो है वेतन देने की शुरुआत होती है। और साथ ही न्यायालय को जो है कानूनों की व्याख्या का अधिकार भी दिया जाता है। और आगे देखते हैं तो चार्टर अधिनियम 1813, इसके तहत हम देख पाते हैं कि कंपनी का जो भारत में व्यापारिक एकाधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया। और साथ ही चार्टर अधिनियम 1833, यहाँ जो है इसके पहले के अधिनियम में चाय और चीन का जो व्यापार रहता है वो बरकरार रहता है, लेकिन वो भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। 1813 में ईसाई मिशनरियों को जो है धर्म प्रचार की अनुमति मिलती है भारत में। और फिर हम देखते हैं चार्टर अधिनियम 1853 जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत आखिरी अधिनियम था। यहाँ पे जो है 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया जाता है। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए जाते हैं। विधि सदस्य जो होता है उसे गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया जाता है। अब आज हम देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास के चरण में ताज के शासन के अंतर्गत भारतीय शासन अधिनियम 1858। जी हाँ, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन का कार्यभार छीन लिया गया। उसे पूर्ण रूप से जो है शासन करने से अब रोक दिया गया। अब उनका काम रह गया ये वो विशुद्ध रूप से अपना व्यापार करना चाहे व्यापार करें, या फिर यहाँ से जाना चाहे तो जा सकती हैं। अब भारत को जो प्रशासनिक कार्य है, यहाँ की व्यवस्था जो है वो सीधे महारानी द्वारा संचालित किया जाएगा, ये व्यवस्था। इसी के तहत अब हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। आइए एक नज़र डालते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 के ऊपर। यहाँ पे देखते हैं कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के रूप में प्रसिद्ध है ये। जी हाँ, इसकी यही खासियत है। उस समय जब इसे पारित किया गया तो इसे ये माना गया कि ये भारतीयों के लिए जो है बहुत ही अच्छा अधिनियम होने वाला है। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त हो जाता है। सभी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही यानी महारानी को जो है हस्तांतरित कर दी जाती हैं और गवर्नर जनरल अब वायसराय बन जाता है। और वायसराय बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है लॉर्ड कैनिंग को। जी हाँ, ये वही गवर्नर जनरल हैं जो 1857 की क्रांति में भारत में थे। और इसी दौरान फिर ये 1858 का अधिनियम पारित होता है और इन्हें वायसराय बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब वायसराय का काम क्या हो गया कि वो महारानी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भारत की सत्ता को जो है संभालने का काम देखेंगे।
द्वैध शासन प्रणाली अब समाप्त कर दी गई। इससे पहले हमने देखा था कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट ये दोनों भी समाप्त कर दिए गए, अब इनका कोई काम नहीं रह गया। साथ ही भारत सचिव के पद का सृजन कर दिया गया। जी हाँ, अब यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। अब भारत सचिव का काम ये था कि अब वो ब्रिटेन में बैठकर भारत की सत्ता को संचालित करने का काम करेगा। जो यहाँ के वायसराय हैं उनको जो है उनसे रिपोर्ट लेगा, क्या है, क्या व्यवस्था चाहिए, किस तरह के कानून चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का भी गठन कर दिया गया। साथ ही शिक्षित भारतीय जो थे उन्होंने इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी, भारत शासन अधिनियम को। यह बहुत बड़ी बात है और यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन से अधिनियम को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। आइए आगे देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। यह कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद देश की परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, ऐसी नज़र आने लगती हैं ब्रिटिश शासन को कि उन्हें लगता है कि हाँ, अगर यहाँ पे सत्ता चलानी है तो भारतीयों को अपने साथ उन भागीदार बनाना होगा, अपने साथ शामिल करना होगा। इसी के तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को जो है अपने गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया। ये 3 लोग थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और साथ में सर दिनकर राव। जी हाँ, ये 3 लोगों का नाम कई बार परीक्षाओं में भी पूछता है, हमें इन्हें याद रखना चाहिए कि 1862 में कैनिंग ने किन 3 भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया था। तो ये थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। इसे उदार निरंकुश के शासन की संज्ञा दी गई। जी हाँ, ये जो अधिनियम था ये उदार निरंकुश शासन की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो है एक तरह से ये विकेंद्रीकरण की जो है प्रक्रिया है, शुरुआत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है निरंकुशता बरकरार थी, क्योंकि सत्ता शासन की जो बागडोर थी वो जो है भारतीयों के हाथ में नहीं थी। उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी कानून बनाने में। तो इसीलिए आगे हम देखते हैं कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई। जी हाँ, हम आज भी देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपति के पास ये शक्ति मौजूद है अध्यादेश जारी करने की, आर्टिकल 123 के तहत। हाँ, लेकिन जो परिस्थितियाँ तब थीं वो अब नहीं हैं। इसकी भी जो अवधि थी जो है वो 6 माह तक की थी। और आज भी जो है हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति अध्यादेश जब पारित करते हैं तो उसको जारी करते हैं तो उसकी भी अवधि जो है 6 माह तक की ही होती है। हाँ, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। बम्बई और मद्रास को विधायी शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो गई। जी हाँ, इसके पहले हम देखते हैं कि 1833 में बम्बई और मद्रास से विधायी शक्तियाँ जो है छीन ली जाती हैं, उनको कानून बनाने का अधिकार खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि फिर से विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है तो बम्बई और मद्रास को भी अब वापस से कानून बनाने की अनुमति दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होने लगता है कि पूरे भारत पर शासन करना है तो हर किसी को साथ लेकर के चलना होगा। सभी राजाओं, महाराजाओं, सभी जो राज्य हैं, प्रांत हैं, एक जगह से बैठकर कोई एक व्यक्ति सिर्फ जो है पूरे भारत पर नियंत्रण नहीं कर सकता। इसका मेन कारण यही था। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। जी हाँ, कैनिंग ने विभाग अलग अलग सदस्यों को दे दिए। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अब अलग अलग मंत्रिमंडल की तरह से आज हम देख सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसी ही व्यवस्था रही होगी जहाँ अब पोर्टफोलियो के हिसाब से लोगों को अलग अलग विभाग दिए जाने लगे और मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ती है। अब इसी भारत परिषद अधिनियम में हम देखेंगे 1892 के तहत क्या होता है। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। जी हाँ, इसके पहले हमने जैसा देखा कि 3
गैर सरकारी सदस्यों को लॉर्ड कैनिंग ने मनोनीत किया था। और दूसरी तरफ अब देखते हैं कि बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का ही बरकरार रहता है। हालांकि अब परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें बजट पर बहस करने, सवाल करने का अधिकार मिल जाता है, ताकि वायसराय जो है या जिन्हें कानून बनाने का काम करना है उन्हें पता चल सके, मालूम चल सके कि हाँ क्या कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। हाँ, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया और प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाने लगे। कौन? प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य। ये कुछ जो है आज हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ राज्यों में जहाँ विधान परिषद का प्रावधान है वहाँ भी अभी निर्वाचन इसी प्रकार से होता है। तो ये वही व्यवस्था है जिसकी शुरुआत जो है 1892 के तहत जो भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ था की गई थी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।